दोस्तों आज से पहले इंडिया ने कभी भी इतना क्लियर स्टैंड किसी जियोपॉलिटिकल इशू के लिए नहीं दिखाया जितना मॉरिशस को ब्रिटेन के कंपैरिजन में सपोर्ट करके दिखाया है। जी हां, इंडिया ने डायरेक्टली मॉरिशस को ब्रिटेन के कंपैरिजन में सपोर्ट किया है और वो भी खुलेआम सपोर्ट किया है। शायद ये ब्रेग्जिट की वजह से हो सकता है या फिर इंडिया की कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी अब चेंज होती जा रही है जिसमें इंडिया का टोटल विजन है इंडियन ओशन पे अपनी सत्ता को जमाए रखना, अपने होल्ड को जमाए रखना। चाइना के पैर जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो शायद इंडिया का अब क्लियर विजन है कि अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इंडिया सोचेगा नहीं, एक्ट करेगा। तो चलिए मैं बताता हूं पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री उनकी अभी विजिट हुई, मॉरिशस के अंदर विजिट हुई, वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात के अंदर प्रधानमंत्री ने यह क्लियर कर दिया कि इंडियन ओशन के अंदर पीसफुलनेस इंडिया का पहला टारगेट है। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने ये क्लियर किया कि मॉरिशस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रोटेक्ट करना इंडिया भी अपनी जिम्मेवारी समझता है। और इसके साथ साथ में आपको जो चैगोस आर्किपेलागो है, ये आर्किपेलागो पे कंप्लीट राइट, सोवरन राइट मॉरिशस के होंगे, इसको इंडिया फुल्ली सपोर्ट करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देखो, जब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो ऑब्वियसली मॉरिशस भी इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इसमें एक आइलैंड था, दिस आर्किपेलागो। ये आर्किपेलागो जो था, ये ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया। हालांकि डिकेड्स का ये आर्गुमेंट चलता रहा है मॉरिशस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में कि यहां पे मॉरिशस के सॉवरन राइट्स हैं और आप इसको खाली करो। तीन इश्यूज यहां पे नजर आते हैं आपको। सबसे पहला इशू, इस आर्किपेलागो की सॉवरनिटी, मतलब इटसेल्फ मॉरिशस की सॉवरनिटी, कि भाई सॉवरन राइट किसका है इसके ऊपर। दूसरा इशू था, इस आर्किपेलागो पे यूके यूएस का मिलिट्री बेस है। और तीसरा इशू, यहां पे जो लोग रह रहे थे ना, उनको यहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोग यूके में जाके रह रहे हैं, कुछ मॉरिशस में जाके रह रहे हैं, लेकिन जो इस आर्किपेलागो पे लोग रहते थे उनको वापस नहीं आने दिया। स्पेशली डियागो ग्रेसो की अगर मैं बात करता हूं तो अब सवाल ये आया कि ये जो रेजोल्यूशन है, इसमें ये तीन बड़े इशू हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 2024 तक आते आते यूके के ऊपर इतना प्रेशर हो गया, क्योंकि यूके आपका बेसिकली ब्रिटेन जो है आपका, वो ब्रेग्जिट एग्जीक्यूट कर चुका था, यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है। अब इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है और इंटरनेशनल प्रेशर में ब्रिटेन को ये डिसीजन लेना पड़ता है, तीनों सवालों के क्लियर क्लियर जवाब देने पड़ते हैं। तो क्या आंसर हुए? रेजोल्यूशन ये हुआ कि सॉवरेनिटी यहां पे एक्सेप्ट की गई कि जो आपके चैगोस आर्किपेलागो है उस पे मॉरिशस की सॉवरेनिटी है। दूसरा, यूके यूएस का जो मिलिट्री बेस है उसके लिए इन्होंने नेक्स्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे इस आइलैंड को ले लिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां के लोगों की जब बात थी तो पहले ये लोग ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल यहां पे विजिट कर सकते थे, कोई पिलग्रिमेज प्लेस है या कुछ वैसा। अब वो वापस से यहां री एस्टैब्लिश हो पाएंगे, वापस से रिहेबिलिटेशन हो पाएगा। इस स्टेज तक अब बात पहुंच चुकी है। मतलब वापस से मॉरिशस को इनका आइलैंड मिल रहा है, वहां के लोगों को अपना घर मिल रहा है। और यहां इंडिया ने क्लियर स्टैंड दिखाया है कि यस, हम मॉरिशस की सॉवरेनिटी को इस आर्किपेलागो पे सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मॉरिशस और इंडिया कोलैबोरेटिव वे में काम करें इंडियन ओशन के अंदर डेवलपमेंट के लिए। अब देखते ये भी हैं कि इंडिया ने आज तक इंडियन ओशन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है। एक तो सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन्स। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन्स का मतलब है कि श्रीलंका, मालदीव, आपका डियागो ग्रेसो, अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हर जगह पे इंडिया ने डेवलपमेंट की है। ऑब्वियस सी बात है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप तो हमारा अपना आइलैंड है, अपनी टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ में इंडिया ने बैलेंस बनाने की कोशिश की सागर इनिशिएटिव के थ्रू इन सब कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसके अंदर मेजर 7 पिलर्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी डेफिनेटली सवाल पूछ सकती है कि इंडियन इंडो पैसिफिक ओशन जो आपका इनिशिएटिव, इसमें क्या आता है। वन इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है ना। अनदर इज इकोलॉजी, मैरीटाइम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अलावा मैरीटाइम रिसोर्सेज, इसके अलावा आपका रिसोर्स शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब जैसे कि सुनामी आएगी तो फाइट करने के लिए कंट्रीज विल कोलैबोरेट,
ठीक है ना, एक दूसरे को पुश करेंगे। सिमिलरली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और उनकी मैनेजमेंट, इसके लिए भी कोलैबोरेटिव एफर्ट, इसके लिए जो साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो एकेडमिक कोऑपरेशन हो सकता है, इवन जॉइंट एक्सरसाइजेस इसके अंदर आती हैं। एंड फाइनली अल्टीमेटली ट्रेड जो है, कनेक्टिविटी जो है, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कौन से मेंबर आते हैं ये आपको बताना है, लेकिन इस पूरे रिम एसोसिएशन के मेंबर्स को बेसिकली इंडिया अब पुश करता है, हर टाइप से सपोर्ट करता है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंदर श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस जो हैं एज अ मेंबर ग्रुप देखने को मिलते हैं, और सेशल और बांग्लादेश ऑब्जर्वर स्टेटस पे हैं। तो ये चीजें इंडिया को बताती हैं कि कैसे इंडिया इस रीजन में काउंटर टेररिज्म, कैसे इंडिया इस रीजन में सिक्योरिटी, कैसे इंडिया इस रीजन के अंदर जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको पुश करता है, शांत करने की कोशिश करता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड के ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। 2018 में इंडिया ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जिसका कि हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, वो सिर्फ इंडिया को सर्व नहीं करेगा, इंडियन ओशन के अंदर जो नेशन है सभी को सर्व करेगा। एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन होगा ताकि हम पायरेसी को टैकल कर सकें, स्मगलिंग को टैकल कर सकें, या जो भी मैरीटाइम थ्रेट हो सकते हैं हम उनको टैकल कर सकें। इसके लिए आपका फ्यूजन सेंटर है, तो इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरिंग इंडिया मॉरिशस कोऑपरेशन क्या सामने निकल के आया? वन इज यस वी आर रिकॉग्नाइजिंग सॉवरेनिटी, लेकिन इसके अलावा इंडिया ने यह भी बोला है कि मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट, 500 सिविल सर्वेंट जो हैं उनको इंडिया ट्रेनिंग देगा, ताकि वहां की जो सिविल सर्विसेज हैं, वहां की जो बेसिकली पिलर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, वहां की डेमोक्रेसी भी पुश हो सके। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और फाइनेंशियल जो थ्रेट्स हैं उनसे भी इंडिया इस रीजन को प्रिवेंट करने की बात कर रहा है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूके को छोड़ के इंडिया ने क्लियर सॉवरेनिटी ऑफ मॉरिशस को रिकॉग्नाइज किया है, और कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इतने डिकेड से जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी वो जाके 2024 में सॉल्व हुई है, और वहां के बाद भी इंडिया इतना क्लियर स्टैंड करके इंडिया की जो बेसिकली द हाईएस्ट लीडरशिप है वो रिकॉग्नाइज करती है कि यस हम आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सवाल ये है कि सर इंडियन ओशन में चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस देखो तीन चीजें हैं। स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, आपको पता है चाइना बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, ठीक है ना, कहीं आपका चाइना श्रीलंका के पोर्ट को लेने की कोशिश करता है, मालदीव के साथ में कोऑपरेशन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा टेररिज्म बड़ा खतरा है भाई, 26/11 का टेररिज्म जो है वो भी तो ओशन के थ्रू हुआ था, तो वो भी एक बड़ा खतरा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पायरेसी, स्मगलिंग और एनवायरमेंटल कंसर्न, ये भी कुछ बड़े कंसर्न हैं जिसकी वजह से इंडिया को लगता है कि इंडियन ओशन में अटेंशन जमाने की जरूरत है, और जिसमें इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, मॉरिशस ने सही किया अपने आर्किपेलागो को वापस लेके, और क्या इंडिया ने सही किया सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करके? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।